हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। 2025 में रेलवे ग्रुप डी का जो शिफ्ट हुआ था, सेकंड शिफ्ट 3 दिसंबर को, इसमें जो साइंस के 25 प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे ऐप के ऊपर। ऐप का डाउनलोडिंग लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये देखो, फ्री स्टडी मटेरियल, आपको इसी वाले सेक्शन में जाना है पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए। अब चलिए हम लोग प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इस शिफ्ट में पूछा गया था, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पादित डीएनए प्रतिलिपिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन चूज करना है। देखो, प्रजनन की जो प्रक्रिया है उसमें कोशिका का जो है विभाजन होता है, सेल जो है वो डिवाइड करती है, और सेल के डिवीजन से पहले जो डीएनए है वो जो है रेप्लिकेट करता है ना। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। आप इसको बोल सकते हो डीएनए का ना जेरोक्स बनता है, या फिर इसी को बोल दो डीएनए का कॉपी बनता है। तो एक नया डीएनए बनेगा, है ना, नया डीएनए बनेगा। भाई एक कोशिका थी, उसमें डीएनए था, अब वहां से दो कोशिका बननी है तो पहले डीएनए का कॉपी करना पड़ेगा ना, तभी तो दोनों कोशिका में जाएगी। ठीक, तो नया डीएनए बना। अब जैसे आप एक पेज का जब आप जेरोक्स करवाने जाते हैं तो ऐसा होता है कभी कभी कि कुछ अक्षर जो है वो धुंधला दिख रहा है, या फिर कुछ अक्षर जो है मिट गया है, तो उसे आप क्या बोलेंगे? उसे आप बोलेंगे एरर। उसे आप त्रुटि बोलेंगे कि जेरोक्स करने में जो है वो त्रुटि हुई है, एरर हुआ है। ठीक वैसे ही जब डीएनए का ना जेरोक्स बनता है, कॉपी बनता है, या फिर रेप्लिकेशन होता है तो कुछ एरर हो जाता है ना, कुछ एरर हो जाता है। ये जो नया डीएनए है ये सिमिलर होता है, सिमिलर होता है, इस वाले जनक डीएनए के जैसा होता है, लेकिन हम इसको ना एकदम से समरूप नहीं बोलेंगे, आइडेंटिकल नहीं बोलेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर सिमिलर का मतलब जो है समान है, सिमिलर का मतलब समान है, और आइडेंटिकल का मतलब समरूप है, समरूप है। तो आइडेंटिकल का मतलब हो गया कि 100% सेम टू सेम, 100% सेम। किसके सेम? जो जनक डीएनए है उसके। तो ऐसा नहीं होता, आइडेंटिकल नहीं होता है, हाँ सिमिलर होता है। बोल सकते हैं कि 99% जो है वो एक जैसे होते हैं। तो अगर आइडेंटिकल नहीं है, 100% सेम नहीं है, यानी कुछ परसेंट का एरर है ना, कुछ परसेंटेज का जो है एरर है, कुछ परसेंटेज का जो है एरर है। तो कुछ एरर जो है वो हो जाता है। जैसे आप पेज का जेरोक्स करवाने जाते हैं, कुछ एरर हो जाता है, वैसे कुछ एरर हो जाता है। और इसी एरर के कारण जो है विविधता आती है, वेरिएशन आता है प्रजातियों में। एक प्रजाति के अंदर जो जनसंख्या है उन्हीं में जो है विविधता देखी जाती है, इसी परसेंटेज ऑफ एरर के कारण जो कुछ एरर हो जाता है। अगर ये एरर ज़्यादा हो गया, ज़्यादा त्रुटि हो गया, तो कोशिका मर जाएगी। जैसे मान लो आप एक पेज का गए थे जेरोक्स करवाने के लिए, पता चला कि आधा पेज खाली हो गया, आधे पेज में टेक्स्ट लिखा हुआ है और आधा खाली हो गया, तो आप क्या करेंगे? उसको भाई मोड़ मार करके फेंक देंगे, नया जेरोक्स निकालेंगे। ठीक वैसे ही अगर ये एरर ज़्यादा हो गया, इतना ना हो गया कि भाई कोशिका जो है अब सर्वाइव ही नहीं कर सकती है, तो वैसे में कोशिका मर जाती है। तो ये जो एरर होता है ये अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। एरर होना जरूरी है ताकि विविधता आए, वेरिएशन आए। कहा गया है डीएनए प्रतिलिपिकरण, यानी ये जो डीएनए का कॉपी बनता है, डीएनए का जेरोक्स होता है, रेप्लिकेशन होता है, पूरी तरह से त्रुटि रहित प्रक्रिया है, यानी बिल्कुल भी त्रुटि इसमें नहीं होती है। तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी त्रुटि नहीं होती ये नहीं कहेंगे, कुछ ना कुछ त्रुटि हो ही जाती है जिससे विविधता आती है। तो ये स्टेटमेंट जो कहा गया है ना ये गलत है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्पन्न डीएनए प्रतिलिपियां समान होती है लेकिन समरूप नहीं। यहां समरूप का मतलब आइडेंटिकल है, समान का मतलब सिमिलर है। यह स्टेटमेंट सही है। डीएनए प्रतिलिपियां एकल रज्जुक होती है। अब देखो ये स्टेटमेंट भी ना गलत ही है। जो डीएनए होता है ना वो डबल स्टैंडर्ड होता है ना। डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, ना कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है ना। डीएनए जो है उसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं, दो स्ट्रैंड्स होते हैं, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ये स्टेटमेंट भी गलत ही है। प्रजनन के लिए डीएनए की प्रतिलिपि, प्रजनन के लिए डीएनए की प्रतिलिपि बनना एक पूर्वापेक्षा है, यानी कि ये पहले से पता है, अनुमानित है कि भाई प्रजनन के लिए जो है डीएनए का कॉपी बनना ही बनना है ना। तो ये पहले से जो है तय एक प्रक्रिया है। ये स्टेटमेंट सही है। तो मेरे हिसाब से ना यहाँ जो उत्तर होना चाहिए वो ए भी सही है, और ये जो डी है, सॉरी डी नहीं, जो सी है
ये भी सही है। ए और सी दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होने चाहिए। ए और सी दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी मेरे हिसाब से तो गलत ही है। एकल रज्जुक यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड, डीएनए में 2 स्टैंड्स होते हैं। सी और ए मेरे हिसाब से दोनों सही है। बोर्ड की तरफ से आंसर जो है केवल ए दिया गया था। कार्बन परमाणुओं का कौन सा अद्वितीय गुण उन्हें अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ लंबी और स्थिर श्रृंखला बनाने में सक्षम बनाता है? अगर आप कार्बन के यौगिक देखेंगे, 50 लाख से भी ऊपर इनके यौगिक है ना। कार्बन के यौगिक 50 लाख से भी ऊपर है। जितने भी तत्व मौजूद है ना, जितने भी तत्व मौजूद है इस धरती पे, उन सारे का यौगिक एक तरफ और कार्बन का यौगिक एक तरफ। फिर भी कार्बन का यौगिक जो है उन सारे यौगिकों से, उन सारे तत्वों के यौगिकों से जो है कई गुना ज्यादा है। अकेला कार्बन का यौगिक 50 लाख से ऊपर है, इसीलिए कार्बन के यौगिकों के ऊपर केमिस्ट्री का एक अलग से ब्रांच ही पढ़ना होता है। एक ब्रांच ही है अलग से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन शास्त्र। कार्बन के इतने सारे यौगिक हैं कि केमिस्ट्री का एक अलग ब्रांच बना दिया गया है। तो कार्बन के इतने सारे यौगिक क्यों पाए जाते हैं? तो इसके पीछे 2 मुख्य कारण बताए जाते हैं। एक तो होता है ये कैटिनेशन और दूसरा टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी से क्या होता है कि कार्बन जो है 4 अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से बॉन्ड बना सकता है। और कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कार्बन के आप ऐसे ऐसे यौगिक भी देखेंगे जिसमें कार्बन के ऐसे सीधी श्रृंखला होती है। कार्बन के आप ऐसे यौगिक भी देखेंगे जिसमें ब्रांच्ड होती है कार्बन चैन, है ना। और कार्बन के भाई आप ऐसे यौगिक भी देखेंगे जिसमें कार्बन का जो है प्रॉपर एक रिंग मिलता है ना। ऐसे ऐसे यौगिक मिलेंगे जिसमें 100, 200, 300 कार्बन के जो है परमाणु होते हैं। 1000 परमाणु भी हो सकते हैं। ऐसे ऐसे चैन आपको दिख सकते हैं। तो ये जो कार्बन के अंदर एक खास तरह का गुण है, इसे कहा जाता है श्रृंखलन, कैटिनेशन। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे क्या कहा जाता है? श्रृंखलन गुण कहा जाता है, कैटिनेशन कहा जाता है ना। कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु के साथ ऐसे लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला, ऐसे वलय के रूप में जो है बॉन्ड बनाने में सक्षम होता है। कार्बन के इस गुण को जो है श्रृंखलन गुण कहा जाता है, कैटिनेशन कहा जाता है। और ये एक ऐसा गुण है जो कार्बन के बड़ी संख्या में यौगिक बनाने में जो है काम आता है ना। कार्बन की बड़ी संख्या में यौगिक बनाने के लिए उत्तरदायी है। ये एक ऐसा यौगिक है, हाँ, एक ऐसा गुणधर्म है ये कार्बन के पास। बेकिंग सोडा निम्नलिखित में से किस प्रक्रम का उपयोग करके तैयार किया जाता है? बेकिंग सोडा यानी कि ये NaHCO3, इसे आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो और सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप बोल सकते हो। डीकन प्रोसेस, ये क्लोरीन बनाने का प्रोसेस है। हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाया जाता है ना। क्लोड क्षार प्रक्रम से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है और इसी प्रोसेस में जो है हाइड्रोजन गैस भी बनती है और क्लोरीन गैस भी बनती है। सॉल्वे प्रोसेस जो है ये सोडियम कार्बोनेट बनाने का प्रोसेस है। लेकिन जब सोडियम कार्बोनेट को बनाया जाता है तो इसी क्रम में दोस्तों ये सोडियम बाइकार्बोनेट भी बन जाता है ना। इसी क्रम में जो है आपको पढ़ना भी है। ये रहा घर में खाने वाला नमक, पानी भी ले लिया, अमोनिया भी ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हम लोगों ने ले लिया, है ना। अभिक्रिया करवाएंगे, बनेगा यहाँ पर NaHCO3 और यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक, फिर इसको, ये जो बेकिंग सोडा बना है आप इसको कर दो गर्म करोगे तो बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और यहाँ पर जल बनता है, ये रहा। इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस, है ना। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको पढ़ना है। सॉल्वे प्रोसेस नाम लिख करके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन ये रिएक्शन जो है आपको पढ़ना है, ये प्रोसेस आपको पढ़ना है। ये देखो सोडियम क्लोराइड है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया है, बन गया यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड। इससे मतलब नहीं है। ये देखो बेकिंग सोडा बन गया, इसको आप हीट करोगे बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को सॉल्वे प्रोसेस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को सही ढंग से समझाता है? पीएच के महत्व को सही ढंग से समझाता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 7 से अधिक होता है, गलत हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान है वो 5.6 से कम होता है। 5.6 से कम है अगर वर्षा जल का पीएच मान, तो उसे आप अम्लीय वर्षा कहेंगे।
जब बैक्टीरिया की सक्रियता के कारण मुंह का पीएच 7.4 से ऊपर बढ़ जाता है तो दांतों का इनामल घुल जाता है, गलत हो जाएगा। अगर हमारे मुख गुहा का पीएच 5.5 से कम हो जाए तो जाकर के जो दांत है ना उसका क्षय शुरू हो जाता है, यानी टीथ डिके होने लगता है। जो दांत का एनामेल है जो कि शरीर का सबसे कठोर भाग है ये भी घुलने लगता है। हमारा आमाशय पीएच को 2 के आसपास बनाए रखने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है। इसका पीएच आपको याद रखना है कि लगभग 1.2 होता है। तो हमारे आमाशय का जो है पीएच इसके आसपास 2 के आसपास रखा जाता है ताकि जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को अच्छे से तोड़ सके, जिससे पाचन में सहायता मिलती है। ये स्टेटमेंट सही है। मधुमक्खी के डंक से एक क्षारीय तरल पदार्थ निकलता है, गलत हो जाएगा। इसलिए इसका उपचार सिरके जैसे कमजोर अम्ल से किया जाता है। यह स्टेटमेंट भी गलत है। जो मधुमक्खी का डंक होता है इसमें क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड है, इसी को आप मेथनोइक एसिड भी बोल सकते हो। इसी को आप क्या बोल सकते हो? मेथनोइक एसिड भी बोल सकते हो। और इसके उपचार के लिए जो है आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। बेकिंग सोडा जो है क्षारीय लवण है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मानव मादाओं में निम्नलिखित में से कौन सा अंग हार्मोन उत्पन्न कर सकता है? ये जो लाड़ ग्रंथि है ये तो नर और मादा दोनों में ही पाई जाती है। लाड़ ग्रंथि का काम होता है लाड़ को बनाना, और लाड़ अपने आप में कोई हार्मोन नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। गर्भाशय ग्रीवा और फेलोपियन ट्यूब ये दोनों ही जनन अंग है मादाओं के अंदर, लेकिन इनसे हार्मोन सिक्रेट नहीं होता है। अंडाशय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंडाशय से 2 तरह के हार्मोन सिक्रेट होते हैं। 2 तरह के हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये 2 तरह के हार्मोन सिक्रेट होते हैं मादा में जो अंडाशय है यहां से, ठीक। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पन की दर को नहीं बढ़ाता है? वाष्पन की दर को नहीं बढ़ाता है। वाष्पन की दर, देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि अगर हो जाए, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाए तो जो रेट है वो बढ़ जाएगी, है ना। जैसे मान लो कि आपने एक ग्लास ले रखा है और उसमें ना चाय है, ठीक। फिर आपने इसी चाय को है ना, एक दूसरा मान लो कि आपके पास बर्तन है ना, एक कटोरी मान लीजिए आप, उस कटोरी में आपने इतने ही चाय को रखा है, इतने ही चाय को आपने रखा है, तो क्या होगा? इस ग्लास में जो चाय है ये भी ठंडी होगी, क्योंकि यहां से भी जो है वाष्पीकरण हो रहा होगा, और यहां जो चाय है ये भी ठंडी होगी, लेकिन ये चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी, है ना। जो कटोरी में आपने चाय ले रखा है वो जल्दी चाय जो है ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाष्पीकरण जो है वो तेजी से यहाँ पर होती है ना। वाष्पीकरण तेजी से होती है, क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस एरिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये ज़्यादा है। और यही कारण है कि कपड़े सुखाने के लिए जो हम लोग कपड़े को फैला करके डालते हैं सूखने के लिए, ताकि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है भाप बन करके उड़े और कपड़ा जल्दी सूख जाए। तापमान में वृद्धि, है ना, कपड़े सुखाने हैं, क्या आप चाहोगे तापमान ज़्यादा रहे या कम रहे? आप चाहोगे तापमान ज़्यादा रहे। क्यों भाई? ताकि जो वाष्पीकरण की दर है वो बढ़े। कपड़े सुखाने हैं, क्या आप चाहोगे हवा तेज बहे या फिर धीमी धीमी? आप चाहेंगे कि हवा तेज बहे, भाई उतनी तेज ना बहे कि कपड़े ही उड़ जाए, उतनी तेज बहे ताकि कपड़े जो है आसानी से सूख जाए, है ना। कभी कभी आप जो है पंखे के नीचे कपड़े को डाल देते हो ताकि जो है हवा लगे और कपड़ा जो है जल्दी से सूख जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि हवा तेज चलने से जो वाष्पीकरण की दर है वो बढ़ जाती है, और वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी तो कपड़े जो है जल्दी सूख जाएंगे। तो आप ये जो है एक एग्जाम्पल याद रखिए कपड़े सुखाने वाला, उससे जो है आप इन सारे चीज़ों को जो है पकड़ सकते हो कि रेट बढ़ाने से कौन से कंडीशन में जो है रेट बढ़ने वाली है। मान लो कि मौसम में ऑलरेडी नमी जो है बहुत ज़्यादा है ना, वातावरण में नमी पहले से ज़्यादा है, वैसे केस में कपड़े जल्दी सूखेंगे या नहीं सूखेंगे? आप बोलेंगे कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे, है ना। अगर मौसम में पहले से नमी ज़्यादा है तो कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे। क्यों? क्योंकि नमी ज़्यादा है, मतलब कि वातावरण में, वायु में पहले से जलवाष्प की मात्रा अधिक है। तो ऐसे में वातावरण या फिर वायु और ज़्यादा जलवाष्प धारण नहीं करना चाहेगा, है ना, और ज़्यादा जलवाष्प धारण करना नहीं चाहेगा। तो अगर आर्द्रता में वृद्धि होती है
तो जो रेट है वो घट जाएगी। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो कपड़ा सुखाने वाला जो एग्जाम्पल है ना, वो आप याद रखिए, है ना। अगर आप इसको याद रखेंगे कि कब कपड़ा जल्दी सूखेगा, कपड़ा तब जल्दी सूखेगा जब वाष्पीकरण की दर अधिक होगी, और कब कब कपड़ा जल्दी सूखेगा उस हिसाब से जो है आप रेट को रिलेट कर सकते हो। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मांसपेशीय गति के लिए उत्तरदायी घटनाओं के अनुक्रम का सही वर्णन करता है? जैसे अभी ना मैं लिखने का काम कर रहा हूं, तो जैसे ही मैं सोचता हूं कि मुझे लिखना है ना, जैसे ही मैंने सोचा कि मुझे मसल लिखना है, तुरंत हमारे ब्रेन से ना हमारे हाथ की उंगलियों में या फिर बोल दो हमारे हाथ की पेशी में एक सिग्नल आता है कि तुम्हें ये वर्ड जो है लिखना है, तुम जो है इसके लिए तैयार हो जाओ। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, यहां से एक सिग्नल आता है हमारे पेशियों के पास, हमारे पेशियों के पास। अब ये जो पेशी है ना, इसकी जो कोशिका होती है, इसमें एक प्रोटीन होता है जिसे कहा जाता है एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन कहा जाता है। इसे आप संकुचनशील प्रोटीन भी बोल सकते हो, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी बोल सकते हो, संकुचनशील प्रोटीन भी आप बोल सकते हो। इस प्रोटीन के संकुचन के कारण ये जो पेशी की कोशिका होती है, जिसे हम लोग फाइबर भी बोलते हैं, है ना, इसमें संकुचन होता है और इसके कारण जो पेशियां होती है वो संकुचित होती है, और पेशियों के संकुचन के कारण ही मूवमेंट हो पाता है। जो पेशियां होती है उनमें गति हो पाती है और हम लिख पाते हैं, है ना, और हम लिख पाते हैं। तो तंत्रिका, आवेग, मांसपेशी प्रोटीन अनुक्रिया, मांसपेशी संकुचन, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। हमारे ब्रेन से सिग्नल आया हाथ की पेशी को, रेडी हो जाओ। ठीक, पेशी में जो प्रोटीन है एक्टिन प्रोटीन, ये एक्टिव हो जाता है, इसके कारण पेशियां जो है संकुचित होती है, और उसके संकुचन के कारण ही हम अपने हाथ में जो है मूवमेंट करवा पाते हैं। पादप कोशिकाएं जंतु पेशी कोशिकाओं जैसी विशिष्ट प्रोटीन के बिना किसी उद्दीपन पर शीघ्र अनुक्रिया कैसे करती है? अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि भाई जंतु में पेशी है, तंत्रिका तंत्र है, एक्टिन प्रोटीन है, प्रोटीन के कारण पेशियां संकुचित होती है और गति होती है। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो इसके पास ना तो नर्वस टिश्यू है, ना तो नर्वस टिश्यू है, ना ही मसल है, और ना ही कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, और ना ही कोई ऐसा प्रोटीन है। फिर भी अपने वातावरण को महसूस करके वो कुछ प्रतिक्रिया जो है पादप कोशिका जो है वो देती है ना। किसी उद्दीपन पर जो है शीघ्र अनुक्रिया जो है वो कैसे करती है? ये उद्दीपन जो है लाइट हो सकता है, कोई रसायन हो सकता है, पानी जो है वो हो सकता है। ठीक, सीधा समझो कि पादप कोशिकाएं जो होती हैं अपने पर्यावरण को महसूस करके जो है वो रिएक्ट करती है ना, अनुक्रिया जो है वो करती है, या फिर प्रतिक्रिया जो है वो देती है, रिस्पॉन्ड जो है वो करती है। कैसे कर पाती है? क्योंकि अब देखो उसके पास ना तो तंत्रिका तंत्र है और ना ही पेशी तंत्र है और ना ही कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, फिर वो कैसे कर पाती है? तो जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें संकुचन या शीतलन जो है वो जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण हो पाता है ना। जब पानी इसके अंदर जाएगा तो कोशिकाएं फूल जाती हैं, जब पानी जो है इससे बाहर निकलेगा कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। तो जल की मात्रा में परिवर्तन करके जो पादप कोशिकाएं होती हैं वो शिथिल या संकुचित होती है, और इससे जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। जैसे छुई मुई की पत्तियां छूने पर मुरझा जाती है, हमने टच किया तुरंत मुरझा गई, उसके पास कोई नर्वस टिश्यू नहीं है, तंत्रिका तंत्र ने, ना ही कोई पेशी है, फिर भी वो इतनी जल्दी जो है वो रिएक्ट करती है। तो कैसे रिएक्ट करती है? तो जल की मात्रा में परिवर्तन करवा करके। तो स्फीति या संकुचन करने के लिए जलांश में परिवर्तन करके, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जल की मात्रा में परिवर्तन करके स्फीति या संकुचन करती है पादप कोशिकाएं, और उस तरीके से जो है वो रिस्पॉन्ड करती है ना, अपने आसपास के पर्यावरण में होने वाले बदलाव के अकॉर्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक लंबी सीधी धारावाहक सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सही है? तो एक धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? सीधी होती है, समानांतर होती है और समदूरस्थ होती है ना। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है उनके बीच की दूरी जो है वो एक समान होती है,
वो क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, क्षेत्र रेखाएं जो है सीधी होती है, जो ये दिखाता है कि चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग B से डिनोट करते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र जो है ये एक समान है ना, जो ये दिखाता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक समान है, यूनिफॉर्म है। तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सीन कहाँ क्रिएट होता है? जो धारावाही परिनालिका होती है ना उसके भीतर। ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगों के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? साउंड वेव, ये ना यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग है। अब देखो म से मैकेनिकल और म से माध्यम, याद रहेगा, म से मैकेनिकल और म से माध्यम। जिस तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसे हम लोग मैकेनिकल वेव कहते हैं, यांत्रिक तरंग कहते हैं। यह माध्यम ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है ना। और साउंड की स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा साउंड जो है वो तेज चलती है ठोस से, उससे कम द्रव और सबसे कम तेज चलती है गैस में, और निर्वात में नहीं चलती है। तो बोलेंगे ये माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित होती है, तो माध्यम चाहिए ही चाहिए, है ना, माध्यम चाहिए ही चाहिए। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंग अपने आप में यांत्रिक तरंग है जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस माध्यम में ध्वनि तरंग सबसे तेज चलती है, उससे कम द्रव में और उससे कम गैस में। एक समान गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक समान गति, एक समान गति, जैसे मान लीजिए ये कोई गाड़ी है जो 100 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, 100 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। इससे ना वेग बढ़ता है और ना ही घटता है। किसी भी टाइम आप देखते हो तो वेग जो है 100 मीटर पर सेकंड ही मिलता है। यानी ये जो वेग है हम बोल सकते हैं, ये जो वेग है हम बोल सकते हैं कि नियत है, हम बोल सकते हैं नियत है, वेग जो है नियत है। अब देखो जो दूरी समय ग्राफ होता है, जो दूरी समय ग्राफ होता है इसकी जो ढलान होती है, ढलान यानी कि स्लोप, इसकी जो ढलान होती है ना ये हमें देती है वेग। और हमें पता है एक समान गति का मतलब वेग नियत है ना, वेग जो है वो नियत है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो ढलान है वो भी नियत है, यानी कि स्थिर है। तो हम बोलेंगे दूरी समय ग्राफ का ढलान स्थिर है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। दूरी समय ग्राफ का ढलान जो है वो वेग देता है, एक समान वेग, यानी कि ढलान एक समान, ढलान जो है स्थिर है ना, ढलान जो है वो स्थिर है, या फिर एक समान भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ढलान जो है स्लोप के मान में कोई चेंज नहीं आ रहा है, स्लोप का जो मान होगा वही वेग देगा, वेग के मान में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम वेग समय ग्राफ इसके लिए देखें, ये मिलेगा आपको। किसी भी टाइम अगर आप वेग देखेंगे तो वो एक समान ही मिलेगा। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर जो है 100 मीटर पर सेकंड माना है। किसी भी समय आप देखेंगे तो जो वेग है उसका मान 100 मीटर पर सेकंड ही आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था वाष्पीकरण के अनुकूल नहीं होगी? वाष्पीकरण के अनुकूल नहीं होगी यानी कि प्रतिकूल होगी। हम लोगों ने जस्ट देखा कि वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है अगर जो वायु है उसकी स्पीड अगर ज़्यादा है तो, है ना, हवा तेज चलती है तो। अगर तापमान ज़्यादा है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अगर आर्द्रता कम है तो वाष्पीकरण की दर जो है वो बढ़ जाती है। उच्च आर्द्रता जो है ये प्रतिकूल स्थिति है वाष्पीकरण के लिए, है ना। अगर आर्द्रता ज़्यादा है तो वाष्पीकरण की जो दर है वो घटेगी ना कि बढ़ेगी। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी वाष्पीकरण को लेकर के जो है 2 सवाल पूछा गया इस वाले शिफ्ट में। गुरुत्वीय त्वरण की गणना करने का सूत्र क्या है? जहां g सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक, m पृथ्वी का द्रव्यमान और r पृथ्वी की त्रिज्या है। ये पृथ्वी की त्रिज्या है, द्रव्यमान m है। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल G कैपिटल M बाई R स्क्वायर।
कैपिटल जी का मान याद रखिए 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये जो मास है ना, ये इसका मान होता है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, और जो रेडियस है ये होता है 6400 किलोमीटर, है ना, ये 24 है, 10⁻24 है। अगर आप इन सारे ही मान को इसमें डालेंगे एसआई मात्रक में, तो जो जी का मान है वो निकल करके आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बी, है ना, बी ऑप्शन राइट आंसर। एक उपग्रह पृथ्वी के परितः एक समान वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, इसकी गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पृथ्वी के चारों ओर, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर कोई उपग्रह घूम रहा है वृत्तीय पथ पे, कोई उपग्रह घूम रहा है वृत्तीय पथ पे। तो इस पूरे ही सीरीज के अंदर मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि वृत्तीय गति में वेग कभी नियत नहीं होता है। वेग जो है कभी भी नियत नहीं होता है, यानी त्वरण जो है वो कभी भी 0 नहीं होता है। वेग नियत नहीं होता है मतलब त्वरण है, वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण है, लेकिन जो चाल है वो नियत हो सकती है ना, चाल नियत हो सकती है, जो चाल है वो नियत हो सकती है। अगर चाल नियत है तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक समान वृत्तीय गति बोलेंगे। और आपको दिया हुआ है कि एक समान वृत्तीय गति जो है यहां पर हो रही है, तो बोलेंगे वेग स्थिर है, गलत हो जाएगा। चाल स्थिर है, सही है। वेग स्थिर नहीं है, सही है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उपग्रह का वेग एवं त्वरण स्थिर है, गलत हो जाएगा। वेग स्थिर नहीं है ना। त्वरण स्थिर हो सकता है लेकिन वेग स्थिर नहीं होगा। उपग्रह की चाल स्थिर है, गलत हो जाएगा। हाँ, चाल स्थिर है, सही है। इसमें कोई त्वरण नहीं है, बिल्कुल त्वरण है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिज ऊर्जा का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी ये बराबर होता है हाफ mv²। तो गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं, और गति बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है। वह ऊर्जा जो किसी पिंड में उसकी गति के कारण होती है और यह पिंड की चाल बढ़ने पर बढ़ती है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, है ना। फॉर्मूले से सब कुछ आपको दिख रहा है। शाखित श्रृंखला कार्बनिक यौगिक नियोपेंटेन के संरचनात्मक सूत्र को डैश द्वारा दर्शाया जा सकता है। नियोपेंटेन, देखो यहां पर पेंट आया है ना, पेंट आया है। अगर पेंट आया है मतलब कि इसमें 5 कार्बन है, 5 कार्बन है। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, काट दो इसको। यहां देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है, काट दो इसको। ये इसको आप याद रखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये है आपका नियोपेंटेन, यानी कि एक कार्बन से 4 CH3 जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से 4 CH3 जुड़ा हुआ है नियोपेंटेन। और इसी का जो IUPAC नाम है वो है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। नहीं, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन नहीं होगा, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक। 2,2 मेथ एथ प्रोप, सही है। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, है ना, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अगर हम इसकी संरचना बनाते हैं तो ये है, टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक। इसको देखिए, ये भी आप चाहो तो याद रख सकते हो, है ना। ये CH3CH, है ना। ये मैं इसको खोल देता हूं यहां पे, है ना। हम यहां पर बी को देख रहे हैं, CH3CH CH2 CH3, और ऐसे यहां पर ब्रांच बना हुआ है ना। ये जो ब्रैकेट में CH3 वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। ये है 2 मिथाइल
2-मिथाइल मेथ ब्यूटेन, और इसे कहा जाता है आइसोपेंटेन। तो ये याद रखना है आपको, ये पढ़ना है ना, ये आपको पढ़ना है ना। पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, है ना। आईयूपीएसी नाम सीधा पेंटेन बोलेंगे, 2-मिथाइल ब्यूटेन बोलेंगे, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन बोलेंगे, समझे आप। तो जो आंसर है हमारा वो ए हो जाएगा। नियोपेंटेन के बारे में बोला गया था, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, एक ये है और दूसरा ये है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वंशागति के नियमों पर पहुंचने के लिए विज्ञान और गणित के अपने ज्ञान को मिश्रित किया? तो वंशागति के नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? मेंडल साहब थे। मेंडल साहब को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। डाल्टन साहब के बारे में याद रखिए कि इन्होंने दिया था परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी इन्होंने दिया था, है ना, 1808 में। कैमिलो गॉल्जी, इन्होंने खोज की थी गॉल्जी उपकरण की, इन्होंने खोज की थी गॉल्जी उपकरण की, है ना, गॉल्जी बॉडी की खोज की थी, गॉल्जी उपकरण की खोज इन्होंने की थी। रदरफोर्ड ने परमाणु में नाभिक की खोज की थी, परमाणु में नाभिक की खोज की थी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आयन को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? आयन्स क्या होते हैं? जैसे ये सोडियम आयन है, ये क्लोरीन आयन है, ये अमोनियम आयन है, ये सल्फेट आयन है। आयन जो होते हैं वो परमाणु या परमाणुओं के समूह होते हैं जिनके ऊपर आपको कुछ ना कुछ आवेश देखने को मिलता है, या फिर बोलते जो आयन्स होते हैं वो आवेशित परमाणु या फिर परमाणु के समूह होते हैं। मतलब परमाणु होगा या फिर परमाणु का समूह होगा, लेकिन उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपको आवेश देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखो मात्र एक परमाणु है लेकिन इसके ऊपर आवेश है, यहाँ पर मात्र एक परमाणु है इसके ऊपर आवेश है। यह धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश कुछ भी हो सकता है। यहाँ परमाणुओं का समूह है, 5 परमाणु है, यहाँ पर भी 5 परमाणु है, तो ये परमाणु का समूह है लेकिन इसके ऊपर आवेश है। ये परमाणु का समूह है, इसके ऊपर आवेश है। तो आयन्स जो होते हैं वो या तो परमाणु, आवेशित परमाणु या फिर आवेशित परमाणुओं का समूह होता है। जो आयन होता है वो या तो आवेशित परमाणु होता है या फिर आवेशित परमाणुओं का समूह होता है। तो एक परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसमें धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है, कुछ ना कुछ आवेश जो है वो आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो धनात्मक आवेश हो चाहे ऋणात्मक आवेश हो। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाओं में रिक्तिकाओं का अभाव होता है क्योंकि देखो ये जो मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाएं होती हैं ये विभाजनकारी कोशिकाएं होती हैं, डिवाइडिंग सेल्स होती है ना, डिवाइडिंग सेल्स होती है। कैसी सेल्स होती है? डिवाइडिंग सेल्स होती है, विभाजनकारी कोशिका होती है। इसका काम होता है विभाजन करना, है ना, विभाजन करना। और विभाजन के लिए जो है ना, विभाजन के लिए जो है जो कोशिका झिल्ली है वो थिन होती है, पतली होती है। और जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस होना चाहिए, सघन होना चाहिए। अब एक पादप कोशिका को अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो रसधानी होती है ना, यूजुअली जो रसधानी होती है वो सबसे जो है वो बड़ा कोशिकांग है रसधानी एक पादप कोशिका के अंदर। तो ये है रसधानी, ठीक। इधर कहीं न्यूक्लियस होगा और ये रहा स्पेस जिसमें कि साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव है। जबकि कोशिका के विभाजन के लिए जो कोशिका द्रव है वो सघन होना चाहिए, डेंस होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा जो है कोशिका द्रव्य हो, इसी के कारण जो है जो ये रसधानी होती है ये या तो अब्सेंट होती है या तो होती ही नहीं है या तो बहुत ही छोटी होती है, या तो बहुत छोटी होती है या तो नहीं होती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्पेस चाहिए होता है सघन कोशिका द्रव्य के लिए, राइट। तो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं सक्रिय रूप से विभाजित होती है और उन्हें सघन कोशिका द्रव्य की आवश्यकता होती है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक।
बड़ा सा केंद्रक होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, एक बड़ा सा केंद्रक होता है ताकि अच्छे से कोशिका विभाजन को कंट्रोल किया जा सके। जो कोशिका भित्ति होती है पतली होती है ताकि आसानी से कोशिका विभाजित हो सके। सघन कोशिका द्रव्य होता है। ठीक, ये सारे जो है कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ विशेषता है इन डिवाइडिंग सेल्स की, यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती है उनकी, है ना। एक्टिव होती है, ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव होती है, सक्रिय होती है। निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कक्ष तापमान पर सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोधकता होती है? लोहा है, मैंगनीज है, क्रोमियम है, मरकरी है। तो लोहा का इनमें सबसे कम होगा ये रेजिस्टिविटी, इससे ज्यादा क्रोमियम का, इससे ज्यादा मरकरी का, लोहा, क्रोमियम, मरकरी और सबसे ज्यादा मैंगनीज का, है ना। तो जब आप ऊपर से नीचे आएंगे जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ेगा, है ना, रेजिस्टिविटी है वो बढ़ेगा। तो सबसे अधिक पूछा है ना, सबसे अधिक इसमें किसका हो जाएगा? मैंगनीज का। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पादप कोशिकाओं में ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? ल्यूकोप्लास्ट जो पादप कोशिका है उसमें जो प्लास्टिड होता है, जो लवक होता है, प्लास्टिड बोले तो लवक, दो प्रकार का होता है। एक क्रोमोप्लास्ट, है ना। क्रोमोप्लास्ट को ना रंगीन लवक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रंग देना इसका काम होता है। और इसी का एक प्रकार है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, जो हरा रंग देता है ना, जो हरा रंग देता है। एक और प्रकार होता है ल्यूकोप्लास्ट, इसे रंगहीन लवक कहा जाता है, रंगहीन लवक कहा जाता है। ये रंग देने का काम नहीं करता है, ये रंग देने का काम नहीं करता है, इसका काम होता है फूड स्टोरेज का, इसका काम होता है खाना को भंडारित करने का, है ना, फूड स्टोरेज का। जैसे कि स्टार्च को स्टोर कर लिया, जैसे कि फैट या फिर तेल को स्टोर कर लिया, है ना, प्रोटीन को स्टोर कर लिया। तो स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसी सामग्रियों का भंडारण, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्लोरोप्लास्ट हम पढ़ते हैं ना, ये अपने आप पे एक टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट का, सॉरी क्रोमोप्लास्ट का। क्रोमा का मतलब होता है कलर, है ना, क्रोमा, क्रोमा यानी कि रंग, कलर, और यहीं से क्रोमोप्लास्ट बना हुआ है। यानी जो पादप के आप अलग अलग रंग देखते हो, है ना, रंग देखते हो, इसके पीछे ये क्रोमोप्लास्ट होता है। और जो हरा रंग देने का काम करता है उसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जो कि अपने आप एक टाइप है क्रोमोप्लास्ट का। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है दोस्तों ऋणात्मक होती है, तो आप -15 सेंटीमीटर लिखेंगे। वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है ना, तो वस्तु दूरी हम लोग हमेशा जो है ऋणात्मक लेते हैं। वस्तु दूरी हमेशा ही हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। आपसे ना आवर्धन पूछा गया है, ये m पूछा गया है। MFU में रिलेशन क्या होता है आपको किताबों में भी नहीं मिलेगा, है ना। आपके पास जो भी किताब है उसमें आपको ये रिलेशन नहीं मिलेगा। मैं बोलूँगा आपको जो है ये रिलेशन जो है ये याद रखिए, है ना। आपके पास जो भी बुक है उसमें ये रिलेशन आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आपको ये रिलेशन जो है याद रखना है, घोल करके पी जाइए। अगर मान लो दर्पण आ जाए तो इस प्लस के स्थान पर आप माइनस कर देना। अब देखो ये कितना समय बचाएगा आपका। आवर्धन चाहिए -15 सेंटीमीटर, माइनस चिन्ह के साथ, मतलब सारे के सारे जो मान है वो चिन्ह के साथ डालेंगे, और यहां पर क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। -15 बट्टे में -45, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस साइन के साथ यहां आ जाएगा 1/3 यानी कि 0.33 प्लस साइन के साथ। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आवर्धन अवतल लेंस का जो है 0 से 1 के बीच में होता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। देखो 0 से 1 के बीच में है ना। ये रिलेशन याद रखिएगा। अगर मान लो ये रिलेशन आपको नहीं याद होता तो आप क्या करते हैं, यहां पर आपको देखो फोकस दूरी दी गई है, वस्तु दूरी आपको दी गई है, आप यहां से जो है प्रतिबिंब दूरी निकालते हैं। प्रतिबिंब दूरी निकालने के बाद आप वापस से आवर्धन सूत्र लगाते हैं ये वाला,
तब जाकर के आवर्धन आता। यहाँ पर आपको प्रतिबिंब दूरी निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सीधा आप एक फॉर्मूले से जो है आवर्धन का मान निकाल लिए। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये फॉर्मूला जो है आप याद रखिएगा। प्रतिवर्ती क्रिया के कार्य में निम्नलिखित में से कौन सा अंग शामिल होता है? जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, यानी प्रतिवर्ती क्रिया है ना, प्रतिवर्ती क्रिया लिखा हुआ, इसी को प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। यानी जो क्रिया अपने आप ही हो जाती है, रास्ते में चल रहे थे, पैर में कुछ चुभ गया, झटके से पैर उठा लेते हो, है ना। आपके सामने जो है अचानक से कोई चीज आए, आप ऐसे पलक झपक लेते हो, या फिर अचानक से हाथ ऐसे आगे बढ़ जाता है रोकने के लिए, है ना। कोई गर्म चीज से आपके शरीर का कोई भाग टच हो जाता है, आप झटके से उस भाग को हटा लेते हो। ये सब प्रतिवर्ती क्रिया है, बिना सोचे समझे जो है वो हो जाती है, और ये सब कंट्रोल किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो यह क्रिस्टलन जल का त्याग कर देता है और डैश बनाता है। यह सवाल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ना, बहुत पूछा जाता है। यह जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को जिप्सम बोलते हैं। आप गर्म करेंगे 373 केल्विन पर तो बनेगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना। ये जो 3/2H2O है, इतने जल का त्याग होता है। यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है ये रासायनिक नाम है। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कल ही मैंने लाइट चैप्टर में जो है ये सारे कॉन्सेप्ट जो है मैंने पढ़ाए हैं। अगर आप हमारे पेड बैच से भी जुड़े हुए हैं, है ना, जो रेलवे स्पेशल साइंस है, अगर आप उससे जुड़े हुए हैं तो कल के क्लास में ही जो लाइट चैप्टर का दूसरा क्लास आया है, ये सब मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है, पूरा रे डायग्राम बना करके। और सबसे स्पेशल केस मैंने आपको बताया था, है ना। अगर आपने नहीं परचेज किया हुआ उस बैच को तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये अवतल दर्पण के केस में ना दोस्तों स्पेशल केस है, स्पेशल केस है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में जो है फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच ये अवतल दर्पण है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है। फोकस और ध्रुव के बीच जब हम वस्तु को डालते हैं तो आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में हमेशा जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। एकलौता यही केस है जब आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आप यूं समझो कि अवतल दर्पण मुख्य रूप से जाना जाता है, अवतल दर्पण मुख्य रूप से जाना जाता है उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। लेकिन अगर आप वस्तु को फोकस के भीतर डालते हैं, यानी कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच डालते हैं, तो आपको जो है आभासी और सीधा प्रतिबिंब मिलेगा और आवर्धित प्रतिबिंब मिलेगा। आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब याद कर लो, आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में डाला जाता है। अगर आभासी सीधा और छोटा आ जाए तो ये काम जो है उत्तल दर्पण का है ना। उत्तल दर्पण बनाएगा आभासी सीधा में छोटा प्रतिबिंब और आभासी सीधा में बड़ा प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण बनाएगा। अगर आप इस वाले पोजीशन को छोड़ दो तो आप कहीं पर भी डालेंगे वस्तु को तो हमेशा जो है वास्तविक और उल्टा बनेगा, है ना। ये बड़ा बन सकता है, छोटा बन सकता है, वस्तु के आकार का बन सकता है, वो अलग बात है, लेकिन आपको मिलेगा वास्तविक और उल्टा। तो ये केस जो है आप ध्यान में रखिएगा। यानी इस वाले शिफ्ट में जो है लाइट चैप्टर से भी आपके 2 सवाल पूछे गए हैं, एक ये लेंस के ऊपर और दूसरा ये जो है मिरर के ऊपर। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर ये वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए अगर आप साइंस की तैयारी मेरे से करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं रेलवे स्पेशल साइंस के इस बैच में हमारे ऐप के ऊपर। इस कोर्स में कैसा पढ़ाया गया है उसको लेकर के एक डेमो चैप्टर यानी कंप्लीट चैप्टर जो उस कोर्स का ही पार्ट है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको मज़ा आए तो आप हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, बैच से जुड़ सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद शायद ही आपसे रेलवे के एग्जाम में प्रश्न छूट जाए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोर्स को चेक कर सकते हो।